हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से लॉन्ग टाइम के बाद मीन्स आफ्टर 1 वीक आई एम प्रेजेंट हियर टू टीच यू क्लास 12 फिजिक्स एंड इन आवर लास्ट क्लास आई हैव टॉट यू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इलेक्ट्रोस्टैटिक के सेक्शन में टीच कराया था। कुछ परेशानियों के चलते मैंने अभी आपको वीडियो अपलोड नहीं किया, मैंने आपको लर्न नहीं कराया, लेकिन मैं फिर से अब ठीक हूँ और आपके साथ फिर से प्रेजेंट हूँ आज नए टॉपिक के साथ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक के बेसिस पर ही हम गॉस थ्योरम को स्टडी करेंगे, गॉस थ्योरम को लर्न करेंगे। और गॉस थ्योरम आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मीन्स वी कैन से डेट ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम 8 मार्क्स, more than 8 marks question are asked related to Gauss theorem. So first of all students, today we are going to learn what is area vector. आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया वेक्टर की हम बात करते हैं। इसके पहले आप एरिया को कभी वेक्टर नहीं बोले थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एरिया को वेक्टर कैसे सर आप बोल रहे हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज एरिया को वेक्टर बनाया जाएगा, क्योंकि बिना एरिया वेक्टर को जाने हम गॉस थ्योरम को लर्न नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एरिया वेक्टर क्या है। तो हम ये कहते हैं क्या कि इन मेनी रेफरेंसेज एरिया इज कंसीडर्ड, एरिया इज टेकन एज वेक्टर फॉर्म, एरिया इज टेकन इन द रिगार्डिंग ऑफ वेक्टर। यानी कि बहुत सारे रेफरेंसेज ऐसे होते हैं जहाँ पर एरिया को वेक्टर मानना कंपलसरी होता है, एरिया को वेक्टर बनाना कंपलसरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, if electric charges are uniformly distributed on any closed surface, then to know the good information about the direction of electric charges and the electric force and the electric field intensity due to presence of electric charge on the surface of this closed surface material, there needs its vector form। इस एरिया का वेक्टर फॉर्म होना आवश्यक होता है। तो मैंने यहाँ पर राइट किया है कि इन मेनी रेफरेंसेज ऑफ एरिया देयर नीड्स इट्स डायरेक्शन एज वेल इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस क्लोज सरफेस को एरिया वेक्टर मानना क्या होता है, कंपलसरी होता है। दस वेक्टर इज ऑलवेज लिंक्ड विथ ईच एलिमेंट्री पार्ट ऑफ एनी क्लोज सरफेस। इस तरह से हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर कोई भी आपका एक क्लोज सरफेस है, अगर कोई भी आपका एक क्लोज सरफेस है, जैसे मान लो कि हम ये बुक ले लेते हैं, ये हमारा बुक है और ये बुक क्या है, क्लोज। मान लो कि हमारा एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के प्रत्येक एलिमेंट्री पार्ट मतलब क्या कि इसका हम छोटा छोटा पार्ट काट लेते हैं, इसका हम छोटा छोटा पार्ट काट लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा पार्ट काट लें, फिर यहाँ पर एक छोटा। एलिमेंट्री मतलब क्या, इसके छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे जो अवयव होते हैं, इसके प्रत्येक एलिमेंट्री पार्ट से एक आपका वेक्टर लिंक्ड होता है। एक छोटा सा अगर हम यहाँ पर काट ले, जैसे मान लो कि ग्रीन कलर वाला जो एक आपका स्पॉट है, इसी को मैं कह लेता हूँ कि दिस इज द एलिमेंट्री पार्ट ऑफ दिस क्लोज सरफेस। तो होता क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट्री पार्ट से, किसी भी सब्सटेंस के प्रत्येक एलिमेंट्री पार्ट से एक आपका वेक्टर लिंक्ड होता है, जिसका डायरेक्शन इस एलिमेंट्री पार्ट के सरफेस के क्या, इस एलिमेंट्री पार्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर तथा इसका मैग्नीट्यूड इस एलिमेंट्री पार्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। मतलब क्या कि हम ये कह सकते हैं क्या कि दस अ वेक्टर इज ऑलवेज लिंक्ड विथ ईच एलिमेंट्री एरिया ऑफ एनी क्लोज सरफेस and the magnitude of the vector and the magnitude of this elementary area is equal to magnitude of the elementary area and direction is perpendicular to the surface of elementary part। और उसका जो डायरेक्शन होता है, उसका डायरेक्शन उस एलिमेंट्री पार्ट के सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आइए हम एक और एग्जांपल समझते हैं। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। जैसे सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पर क्या कर लिया कि एक एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पर हमने ले लिया। क्या ले लिया, एक हमने एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पर ले लिया, एक हमने एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पर लिया है। तो इस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन वो किधर होगा, इसके सरफेस के क्या, परपेंडिकुलर। किधर होगा, परपेंडिकुलर। तो किसी भी एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है, उस एरिया के एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, वह डायरेक्शन उस
एलिमेंट्री पार्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर तथा उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, उस एलिमेंट्री एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। बिकॉज यू नो इट वेरी वेल टू डिमोस्ट्रेट एनी वेक्टर क्वांटिटी देयर नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आप इस बात को जानते हो क्या कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड भी मिल गया और क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। तो हमने क्या बोला यहाँ से कि 10 वेक्टर इज ऑलवेज लिंक्ड विथ ईच एलिमेंट्री एरिया ऑफ एनी क्लोज सरफेस विच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री पार्ट एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये बात आप जान गए। अब सपोज कर ले, जैसे मैंने यहाँ पर फिगर में दिखाया है कि हमारा एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस का मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट्री पार्ट लिया है, तो इस एलिमेंट्री पार्ट का जो एरिया आपका डीए है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा। अब मैं बोर्ड पर तो इधर बाहर निकाल लिख सकता हूँ हवा में, तो इधर मैंने दिखाया क्या कि इस एलिमेंट्री पार्ट का जो एरिया वेक्टर है वह एरिया वेक्टर इस एलिमेंट्री पार्ट के डायरेक्शन के एलिमेंट्री पार्ट के सरफेस के क्या परपेंडिकुलर है, वही मैंने यहाँ पर डीए वेक्टर दिखाया है। तो इस तरह से हम क्या सीखे आज, इस तरह से हमने लर्न किया क्या कि व्हाट इज एरिया वेक्टर। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू नोटिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट विच इज नेसेसरी इन द केस ऑफ गॉस थ्योरम। यानी कि अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पढ़ने जा रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका गॉस के थ्योरम में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और वह आपका क्या है, वह है आपका सॉलिड एंगल। यानी कि सॉलिड एंगल क्या होता है। अब बताइए, सॉलिड की बात करते हैं। अब तो बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा, आप तरबूज के मौसम को देख रहे हो। इस समय आप देख रहे हो ना कि वाटरमेलन का सीजन चल रहा। हम अपने घरों में वाटरमेलन लाते हैं, बहुत ही दोपहर की जब कड़ाके की गर्मी पड़ रही तो वाटरमेलन खा करके हम अपने आप को, अपने पेट को ठंडा कर लेते हैं। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आप देख रहे हो क्या कि वाटरमेलन इज आल्सो अ क्लोज सॉलिड मटेरियल। यानी कि जो आपका वाटरमेलन है, वाटर एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, वाटरमेलन एक आपका क्लोज क्या है, सॉलिड मटेरियल है। देख रहे हो आप लोग कि वाटरमेलन इज अ क्लोज सॉलिड मटेरियल, वाटरमेलन आपका क्लोज सॉलिड मटेरियल है। अब क्या कि अगर इसका, यानी कि जैसे आप देखते हो क्या कि जब आपका वाटरमेलन बेचने वाला जब आपको वाटरमेलन देता है तो क्या करता है, अपना चाकू लेता है और ऐसे एक एलिमेंट्री पार्ट लेकर काट देता है, कहाँ तक, सेंटर तक काट करके, और एक आपका शंकु यानी कि कोन के जैसा शेप निकाल करके आपको देता है और कहता है कि टेस्ट कीजिए, देखिए बहुत मीठा है। वो वाला गोल वाला जो स्फीयर के टाइप का होता है उसके, उस वाटरमेलन जो छोटा वाला होता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो वहीं पर हम सॉलिड एंगल को जान लेते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। तो हम ये कहते हैं क्या कि किसी भी क्लोज सॉलिड मटेरियल के सरफेस के एलिमेंट्री पार्ट द्वारा, के सरफेस के एलिमेंट्री पार्ट द्वारा, अब एक पैच काट लो, एक पैच एलिमेंट्री पार्ट द्वारा उसके सेंटर पर, यानी कि जो आपका स्फेरिकल क्लोज सरफेस है उसके सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होता है उसी एंगल को क्या कहते हैं, उसी एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं कि द एंगल फॉर्म बाय द एलिमेंट्री पार्ट, द एंगल फॉर्म बाय द एलिमेंट्री पार्ट ऑफ एनी सॉलिड, ऑफ एनी एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द एनी सॉलिड सरफेस ऑन इट्स सेंटर इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल। एक बार फिर सुनेंगे, मैंने यहाँ पर ऐड किया है कि द एंगल फॉर्म ऑन द सेंटर ऑफ क्लोज सरफेस बाय एनी एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। यानी कि किसी भी सॉलिड स्फीयर के किसी एलिमेंट्री पार्ट से उसके सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होता है, जो एंगल कंपोज होता है, उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, उसी एंगल को हम कहते हैं क्या, सॉलिड एंगल। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ज्योमेट्री में दिखाया है कि लेट अस कंसीडर वी हैव अ सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस स्मॉल आर एंड वी टेक एन एलिमेंट्री पार्ट हियर। एज यहाँ पर मैंने दिखाया है कि मैंने एक एलिमेंट्री पार्ट, एक पैच, एक छोटा सा पैच हमने ले लिया। दिस इज द एलिमेंट्री पार्ट एंड द एंगल फॉर्म बाय दिस एलिमेंट्री पार्ट एंड इट्स सेंटर इज डी ओमेगा। So this angle is called solid angle and solid angle is always represented by omega। तो अब एक बार फिर समझिएगा कि किसी भी सॉलिड स्फीयर या किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा
उसके किसी सरफेस के किसी एलिमेंट्री पार्ट को ले लो, तो उस एलिमेंट्री पार्ट के द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल कंपोज होगा, उसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा, उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, उसी एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। लेट अस कंसीडर वी हैव अ स्फीयर, हम कंसीडर कर लेते हैं क्या कि हमारे पास एक स्फीयर है हैविंग रेडियस स्मॉल r एंड वी टेक एन एलिमेंट्री एरिया, मान लो कि इस एलिमेंट्री एरिया, जो हमने एलिमेंट्री एरिया काटा उसको हम डी ए कह लेते हैं। वी टेक एन एलिमेंट्री एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, then angle formed on the center of its sphere is said to be solid angle, and then solid angle d omega is equals to dA upon r square। इस प्रकार से solid angle इक्वल्स क्या हो जाएगा, d ओमेगा अपन dA अपन r स्क्वायर। अब यहाँ से कहोगे सर आपने कैसे लिख दिया, तो बच्चों आप लोग पढ़ करके आए थे कि एंगल इक्वल्स क्या होता है, आर्क अपन रेडियस, पढ़ा था, बोलो आर्क अपन रेडियस, यहीं से हमारा बना हुआ है आर्क अपन रेडियस। तो अब यहाँ पर क्या, वहाँ पर किसके द्वारा, वन डायमेंशन से बनता था, अब यहाँ पर आपका किससे बन रहा है, सरफेस एरिया से बन रहा है एंगल। तो जब एरिया से बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा डी ओमेगा हो जाएगा। जो हम आर की बात करें तो वह एक लेंथ था, अब जब हम एरिया की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एरिया आपका आ जाएगा डी। यहाँ पर आप रेडियस लेते थे, आर रेडियस लेते थे, तो अब यहाँ पर क्या, रेडियस आपका 2 टाइम्स लिया जाएगा, क्योंकि आपका एरिया है तो आर स्क्वायर उसके रिगार्डिंग, क्योंकि एरिया में आपका 2 डायमेंशन होता है तो रेडियस का भी कितना डायमेंशन लिया जाएगा, 2 डायमेंशन लिया जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या डिफाइन कर लिया बच्चों, सॉलिड एंगल को डिफाइन कर लिया। अब अगले क्लास में मैं अब आपको टीच कराऊंगा सॉलिड एंगल के बाद कि सॉलिड एंगल में स्टेरेडियन, इसका जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है और स्टेरेडियन क्या होता है। थैंक यू।